हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री इसका थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका सेकेंड लेक्चर में लाया हूँ आपके लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इसके बाद डैनियल सेल के बारे में, साल्ट ब्रिज के बारे में, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, कंडीशन ऑफ साल्ट ब्रिज और सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हमें सेल रिप्रेजेंटेशन में एक स्टेप आता है जिसका नाम है एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल को अप्लाई किया जाता है उस कंडीशन में, अब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल जो होता है वो, अगर आपके पास दो सेटअप है, उन सेटअप में से या तो आप एनोड की तरफ अप्लाई करते हैं या आप कैथोड की तरफ अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद जो करंट का फ्लो हो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो उसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहला कंडीशन है कि अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट हो, इसका मतलब 1.1 वोल्ट कहां से आया, जहां पे कॉपर और जिंक का आपने जो इलेक्ट्रोड यूज किया था वहां पे अगर दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोल होता है, उसके बीच दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट होता है। तो पहला कंडीशन है कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट हो। इस कंडीशन में आप सेटअप बनाएंगे और ये दूसरा हो गया आपका। फिर इसमें साल्ट ब्रिज, चलिए ये सेटअप हमने बनाया। अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट हो, उस कंडीशन में हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, पहला कंडीशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ, तो जिंक टू कॉपर। एंड फ्लो ऑफ करेंट, फ्लो ऑफ करेंट कॉपर टू जिंक। बिकॉज हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में लोगों ने पढ़ा था कि करंट के फ्लो के अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट का फ्लो होता है। सेकेंड केस में है, इसमें सेकेंड केस में यह है कि जो कॉपर है आपका, जिंक है, ये जिंक डिजॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। ये कब होगा, जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट हो, तब होगा। दूसरा कंडीशन है, अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो, इस कंडीशन में क्या होगा, फिर क्या करेंगे, यहां से एक सेटअप तैयार करेंगे। और सेटअप में पहला यह हो गया आपका साल्ट ब्रिज, और ये हो गया आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड, ये जिंक सॉल्यूशन, ये कॉपर सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या किया, इसे एमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब अगर लेस देन, अगर क्या है, एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट से, ये हो गया कॉपर आपका। इसके बाद ये हो गया एनोड, ये हो गया नेगेटिव, ये आपका जिंक, कैथोड, और ये पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक की तरफ होगा और करंट का ये होगा। तो हम पहला कंडीशन लिखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
कॉपर टू जिंक, फ्लो ऑफ करेंट जिंक टू कॉपर। एंड सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में है कि जो आपका कॉपर है वो डिजॉल्व होता है कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो कॉपर डिजॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड एंड जिंक डिपॉजिट एट जिंक इलेक्ट्रोड। एंड थर्ड स्टेप में है, आपका अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाए, इस कंडीशन में फिर आपका वही सेटअप होगा, एक कॉपर इलेक्ट्रोड, साल्ट ब्रिज, ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ZnSO4 सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन में जो मेरा अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो जाए, इस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट। सेकेंड स्टेप में नो केमिकल रिएक्शन, कब, ये जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब जाकर के हम ये तीन फेनोमेना ऑब्जर्व होता है। उन स्टेप को मैंने इस पे रीड कर दिया है। इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें करंट क्या है 0, तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम बात करें तो कहता है कि ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहता है, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इमेजिन कीजिए ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या रखा है, जिंक का रॉड, और यहां पे आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो अब है कहानी कि जब ये जिंक आयन इस सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाए, किसके सॉल्यूशन में, ZnSO4 के सॉल्यूशन में, तो एक कंडीशन ये होगा कि इसके इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन है, और इस कंटेनर में Zn आयन के आने के कारण इसका सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन और सॉल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच को डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये हो सकता है ऑक्सीडेशन के केस में भी हो और रिडक्शन के केस में भी हो। अगर ये ऑक्सीडेशन के केस में होता, जैसे मान लीजिए आपका जिंक है, तो कोई एक मेटल था Zn जो टूटता है आपका Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल E Zn और Zn2+। इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये ऐसा होता
कि अब ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रड होता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर सेल्फ रिडक्शन से नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनके इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव और इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें आपका क्या है कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या बनाता है, Cu का फॉर्मेशन करता है। मतलब कह सकते हैं E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं Cu2+ से Cu, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब है कि फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या क्या फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफेक्टिंग फैक्टर, इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे इफेक्टिंग फैक्टर। इफेक्टिंग फैक्टर सबसे पहला चीज जो होता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये कह सकते हैं नेचर ऑफ मेटल और उसके आयन पे डिपेंड करता है। ऐसा मत सोचिएगा, जैसे कि एक एग्जांपल लिख लीजिए, ये क्या हो गया, नेचर ऑफ मेटल एंड आयंस। एक एग्जांपल है, अगर Zn2+ हो और Fe2+ हो, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक आयरन मेटल से ही Fe2+ हो और Fe3+ हो, एक मेटल्स के दो अलग अलग आयंस है, लेकिन इन दोनों आयंस का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। उसके बाद है सेकेंड स्टेप में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा आयंस ब्रेक करेगा। और थर्ड नंबर में है इसका टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयंस, टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे आयंस घटेगा। अब है नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे हम लोग ई स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ई स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन, ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential कहलाता है। यानी कि अगर मेरे पास जो रिएक्शन है उसमें दो हाफ सेल है, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोड का, जो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो यूनिटी होता है, मतलब कह सकते हैं 1 यूनिट के बराबर होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है, अगर ये ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग लिखेंगे ई स्टैंडर्ड, अगर कोई मेटल्स M हो तो Mn+, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये रिडक्शन के टर्म में हो तो हम लोग लिखेंगे ई स्टैंडर्ड Mn+ M स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये हम लोग किसी हाफ सेल में जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट्स ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये स्टेप क्या है। इसके बाद सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल अगर पोटेंशियल की बात करें तो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन ए गैल्वेनिक सेल, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में, उसे सेल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसके बाद है ईएमएफ,
ऑफ सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं कि माना कि कोई रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में दो कहानी हो सकता है। पहला हो सकता है ऑक्सीडेशन का, दूसरा हो सकता है रिडक्शन का, और कैथोड और एनोड में एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर मान लीजिए Zn से ये Zn 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट, लग रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इसे क्या लिखते हैं? ई स्टैंडर्ड Zn और Zn 2+, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा है कि अगर Zn 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिला? Zn मिला। इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर जब ये दो कहानी दिख रहा है एक ही मेटल्स में, तो कहा कि फिर इनकी जब ऑब्जर्वेशन हो, इलेक्ट्रोड का डिफरेंस हो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इन्हें कैलकुलेट करने में कुछ परेशानियां हो रही थी। तो इसके बाद IUPAC सिस्टम है जिन्होंने एक स्टेप और डिसाइड किया और कहा कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होता है। मतलब कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। तो फिर कहा कि अगर ईएमएफ सेल निकाले, डिफरेंस निकाले, तो अगर हम डिफरेंस में निकालना चाहे तो लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, रिडक्शन पोटेंशियल हो, आपका वैल्यू दिया रहता है। माना कि इमेजिन कीजिए कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.76 है और इसका है -0.76 वोल्ट है। हमें डिफरेंस निकालना है। एक्चुअल में डिफरेंस होना चाहिए था 2.2, लेकिन ये जो नॉर्मल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन जब ईएमएफ ने, आप मैक्सिमम बुक में देखेंगे वहां पे लिखता है आपको कि ई सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड राइट माइनस इलेक्ट्रोड लेफ्ट, या देखेंगे कि इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस एनोड लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो इसका रिप्रेजेंटेशन का टर्म है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसे लिखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, अब है कि इलेक्ट्रोड जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये कहां पे हो रहा है? एनोड पे। ये कहां हो रहा है? कैथोड पे। हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे, इसका माइनस लगाइए अपोजिट में, तो ये भी क्या हो जाएगा? एनोड पे। आप इस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई आरपी, ये कहां हो रहा है? एनोड पे, माइनस प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। ये आईयूपीएसी सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन का टर्म है। फिर से क्या मैं लिख सकता हूं? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। इसी स्टेप को डायरेक्ट बुक में लिखा गया है इलेक्ट्रोड राइट माइनस इलेक्ट्रोड लेफ्ट। इसी स्टेप को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड एनोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या निकला आपका? ईएमएफ ऑफ सेल निकला। ये टोटल कहानी है ईएमएफ ऑफ सेल का।
अब अगर हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हो तो आप बुक में देखेंगे इसे डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन जब ये डायरेक्ट लिखा गया तो राइट मीन्स लेफ्ट क्यों लिखेंगे, जबकि होता है एक्चुअल में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन प्लस कैथोड का होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है, तो पुट करके सॉल्व कर निकाल लेते। लेकिन आईयूपीएसी कहा कि अगर एक ही मेटल के ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो उसे कैलकुलेट करने में परेशानी होती थी। तब जाकर के आईयूपीएसी ने एक सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। तब जाकर के फिर उन्होंने एटलीस्ट प्रूफ करके बताया कि ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई राइट माइनस लेफ्ट या ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस एनोड करने के बाद हम ईएमएफ ऑफ सेल किसी भी सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हमें निकालना रहता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके बाद है फिर आपका नस्ट इक्वेशन है, फिर नस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।